2024 के चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों पे वोट पड़ने वाले हैं? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो राम मंदिर ही मुद्दा है और वही रहेगा। बाकी आम वोटर की तरफ से तो जो भी देखा जाए, अगर बाकी 60% का जो वोटर है, 62% का जो वोटर है, जो बीजेपी से अलग हट के वोट करता है, उसके लिए ये मुद्दा मायने नहीं रखता। उनके लिए राम मंदिर बन रहा है, जिनके लिए राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, वो खुश है। उन्हें आपने उनको राम मंदिर दे दिया, चाशनी में लपेट के दे दिया, वो फिर भी खुश है। आप नहीं देते, उन्होंने तब भी बीजेपी को वोट देना था। बीजेपी का फिलहाल जो आज की डेट में है कि कोर वोटर जो जिसको कहते हैं, वो सेट हो चुका है, जो 37% से लेकर 40% के बीच तक लगभग आ चुका है। उसने चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देश में बीजेपी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं बलात्कार करते घूमे, चाहे वो बेटियों की आबरू के साथ खेलते घूमे, चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे सिलेंडर 500 से 1000 का हो जाए, 1000 से 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, बीजेपी वाले कहेंगे नहीं जी आएगा तो मोदी, हमने तो मोदी जी को वोट देना। तो फिलहाल उनकी मेंटेलिटी को हिलाना तो मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जो बचाव 60% 65% वोट है, वो जरूर अलग पड़ेगा इसमें। वो उसमें राम मंदिर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कई जनता ऐसी है जो बोल रही है हमें फर्क नहीं पड़ता, नौकरी मिले रोजगार ना मिले, पर राम मंदिर बनना चाहिए। वो वही तो लोग हैं ना, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो वही हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्हें महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बहन बेटियों की इज्जत आबरू से, पहलवानों के शोषण से, या सीमाओं की रक्षा से। चीन हमारे पे कब्जा कर रहा है, वो कहेंगे जी नेहरू के टाइम में भी हुआ था। वो कहेंगे हमारा पीओके उसने वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया, वो कहेंगे जी शास्त्री जी के टाइम में भी हुआ था। वो पुराने गाने शुरू कर देंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं जी, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनकी समझदारी पे तो यकीन करना ही नामुमकिन है। कुछ लोग कभी कभी जिनको कहते हैं ना, आज की डेट में शब्द चलता है अंधभक्त, तो वो लोग वास्तव में अंधे हो चुके हैं। उनके ऊपर मोदी नाम का चश्मा चढ़ चुका है, वो अभी उतरने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल तो उनका वोट नहीं जाएगा। बाकी जो लोग सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, अपना भविष्य सोचेंगे, अपने बच्चों का भविष्य सोचेंगे, वो नेचुरली बीजेपी के खिलाफ जाके वोट देंगे। मोदी जी कहते हैं कि हम सिर्फ 4 जाति में मानते हैं, युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों। तो क्या लगता है कि सही में उनके लिए कुछ मदद की जा रही है कि सिर्फ बोलने की बात है? जिनकी वो बात करते हैं कि हम सिर्फ 4 जाति मानते हैं, हम चारों जातियों का ये आप देख लीजिए डाटा उठा के। वो कहते हैं किसान जाति है, किसानों ने 1.5 साल तक 1 साल तक वहाँ पे संघर्ष करा, लास्ट एंड फाइनल उनको अपना आंदोलन कर आगे वापस लेना पड़ा उन्हें। वो कहते हैं हम जवानों के ध्यान रखते हैं, जवान हमारे लगातार शहीद हो रहे हैं। 19 जवान गलवान घाटी में शहीद हो गए। उन्होंने कहा नहीं, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, चीन को क्लीन चिट दे दी। अभी रिसेंटली ताज़ा उदाहरण है, मेजर शैतान सिंह थे, परमवीर चक्र विजेता, उनका स्मारक बना हुआ था उस पे चीन के उस पे बॉर्डर पे। जब चीन के साथ 62 में युद्ध हुआ था तो उनको परमवीर चक्र विजेता थे, वो उनको परमवीर चक्र मिला था, उनका स्मारक वहाँ बनाया गया बॉर्डर पे। अब वो स्मारक तोड़ के वहाँ पे वो बफर जोन बना दिया है। बफर जोन का मतलब होता है ना चीन की जमीन ना भारत की जमीन, जीरो लैंड जिसको कहते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ गश्त हो सकती है, लेकिन उनका स्मारक हटा दिया, तो ये सैनिकों का सम्मान है। दूसरी जाति, तीसरी जाति वो बात करते हैं महिलाओं की, कि महिलाओं की एक जाति है, महिलाओं को मैं मानता हूँ, महिलाओं का सम्मान करता हूँ। महिलाओं का सम्मान सारे देख रहे हैं। अभी रिसेंटली 3 वो बीएचयू के पकड़े गए, बीएचयू के लड़की के साथ रेप केस में पकड़े गए। तीनों के तीनों बीजेपी के पदाधिकारी थे, आईटी सेल के पदाधिकारी थे। और बीजेपी का आईटी सेल तो आपने सबने देखा होगा। आप बीजेपी के किसी पेज पे जाके जरा सा कमेंट कर दो बीजेपी के खिलाफ, माँ की, बहन की, तेरी, इसकी, उसकी, हलाला की पैदाइश, दुनिया भर की वो गालियाँ आपको बकनी शुरू कर देंगे। ऐसे दौड़ पड़ेंगे जैसे पागल कुत्ते होते हैं और वो पीछे दौड़ पड़ते हैं, उनका हालत ये होती है। तो बीजेपी आईटी सेल की जो मेंटेलिटी है वो इतनी गंदी है, और उसी में गंदी मेंटेलिटी को लेके उन्होंने पिस्तौल की नोक पे लड़की को अगवा करा और बलात्कार करा, और 2 महीने तक खुले घूमते रहे। उसके बाद जाके वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके आ रहे हैं। अब जाके वो पता नहीं किस दबाव के तहत उनको गिरफ्तार करा गया। तो अब पता चल रहा है कि इससे पहले भी वो लगातार छेड़खानियां और सब काम करते थे, लेकिन उनकी रिपोर्टें कभी नहीं लिखी जाती थी। और इस मुद्दे पर किसी भी बीजेपी के मंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, या स्मृति ईरानी जो एक मिनट में आय तौबा मचा देती हैं, राहुल गांधी जी ने एक कागज उठा के यूं करा था और उन्होंने कहा इन्होंने फ्लाइंग किस भेजी है, सदन की मर्यादा भंग करी है, स्त्रियों की इज्जत नहीं करते। आज वो इस मसले पे चुप है, किसी के मुंह से कोई जबान नहीं निकल रही। पूरा का पूरा पालतू मीडिया बीजेपी का जो है सारा का सारा चुप बैठा हुआ है। किसी एंकर का एक ट्वीट नहीं आया। एक बंदे ने ट्वीट करा, सुशांत सिन्हा एक वो है जिसको वो नंबर 1 चाटुकार, उसने एक ट्वीट करा, उसमें भी उसने ये मेंशन करा है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, इस मानसिकता से हमें उभरना होगा। उसमें भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का पुराना एक बयान था, उसको कोट कर दिया, लेकिन उसकी आलोचना नहीं करी कि इन लड़कों ने गलत करा, या बीजेपी पदाधिकारियों को या बीजेपी पार्टी को इस बारे में बोलना चाहिए। ये हालत है महिलाओं के सम्मान की। क्या लगता है, एक तरफ मोदी जी महिला शक्ति की बात करते हैं, दूसरी तरफ यूपी में महिला का अपराध बढ़ता जा रहा है। मैम इतना अच्छा जितना शर्मा जी बोले, इससे बढ़िया मैं बोल ही नहीं सकता। जो कुछ कहा है इन्होंने, बड़ी ग्रेट बातें कही हैं। अभी रिसेंटली एनसीआरबी का डाटा आया है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, उसका रिकॉर्ड आया है, उसमें यूपी टॉप में है। 16,107 अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। पूरे देश में यूपी टॉप पे आया है महिलाओं के खिलाफ अपराध में।
और योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं, महिला तो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक आराम से गहने पहन के स्कूटी पे अकेले घूम सकती हैं। डबल इंजन की सरकार है। और NCRB जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसके डाटा में यूपी टॉप पे है, दिल्ली दूसरे नंबर पे आई है। दिल्ली में हालत क्यों खराब हो रही है? LG साहब बीजेपी के हैं, वो दिल्ली पुलिस पे कंट्रोल नहीं करते, उन्हें सिर्फ केजरीवाल से लड़ने से मतलब है कि केजरीवाल ने गलत करा तो पहले सबसे पहले इसकी बात काटो, इसकी फाइल कैंसिल करो। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये हालत है। तीसरे पे मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र आया है जहाँ बीजेपी समर्थित सरकार है। अब देखिए कि क्या हालत है महिलाओं की। क्या लगता है रोजगार के मुद्दे पे वोट पड़ेगा कि राम मंदिर के? रोजगार दिया ही कहाँ है? रोजगार का कौन सा रोजगार का मुद्दा है? सिर्फ और सिर्फ ये लोग राम मंदिर के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखो, राम सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, इनका सबका है। राम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति इससे है कि बीजेपी आज भगवान श्री राम को राजनीति के अखाड़े में उतार के अपना वोट बैंक बना रही है। दिक्कत हमें इस बात से है। विकास के नाम पे वोट मांगो, महिला की सुरक्षा के नाम पे वोट मांगो। देखो, अगर मिल भी जाए तो वोट नहीं मिलेगा इनको। वोट क्यों नहीं मिलेगा? लोगों को पता है, लोग जान चुके हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, एक वो ड्राइवरों के ऊपर इन लोगों ने एक वो बनाया बिल। आज ड्राइवर लोग जो हैं वो हड़ताल करके बैठे हैं, बेचारे हड़ताल पे बैठे हैं। इतना बुरा हाल है। अब एक बार बताओ, बाहर से जो खाना आ रहा है कौन लेके आता है? ड्राइवर ही तो आता है। दिल्ली में कुछ बनता थोड़ी है। दिल्ली में भाई सब कुछ तो बाहर से आता है। ट्रांसपोर्ट का इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया, हर एक चीज पे इन लोगों ने GST डाल दी है। आदमी को सुख चैन से रोटी खान देंगे? नहीं खान देंगे, ये नहीं खान देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी की गाड़ी चल रही है, मतलब उनके सारे गारंटी पूरे हो रहे हैं। बस गारंटी तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी दी थी, वो कितनी पूरी कर दी? भाई अपनी धर्मपत्नी के साथ में उन्होंने 7 फेरे भी लिए थे, मंगलसूत्र भी डाला था, वो गारंटी कितनी पूरी होगी? आज जो उनकी जो वो है धर्मपत्नी है, उनको तो बुलाओ एक बार, उनसे देखो, उनसे ये पूछ लो कि मोदी जी ने आपसे 7 फेरे लेके जो गारंटी दी थी वो पूरी हुई या नहीं हुई? बाद में इस देश की जनता से पूछ लेना। क्यों? मोदी जी कह रहे हैं कि अब गरीबों तक सरकार पहुंचेगी, पहले गरीबों को सरकार तक पहुंचना पड़ता है। गरीबों तक सरकार पहुंचेगी? किस तरह से गरीबों तक सरकार पहुंचेगी? कहाँ पहुंच रही है गरीबों तक सरकार? गरीब तो आज भी हाल बेहाल है गरीब का। तो गरीब आज भी पिस रहा है, आज भी मर रहा है। हर तरह से गरीब परेशान है। जो उसकी रोजमर्रा की सारी जरूरत की चीजें, वो सब चीजें उसके पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। रोजगार का उसका ठिकाना नहीं है। सुबह आदमी घर से निकलता, उसे पता नहीं मुझे शाम तक रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हालत होगी। रोजगार के कोई अवसर कहीं प्रदान नहीं करे जा रहे। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो बुरी तरह परेशान है। उसके बच्चे पढ़ लिख कर MA BA किसी तरह से करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं और उन्हें कहीं से कोई नौकरी का ठिकाना नहीं है। नौकरी निकलेंगी तो अप्लाई करेंगे तो मिलेंगे। थोड़ी बहुत नौकरी निकलती है, अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है या पेपर कैंसिल हो जाता है, उसके बाद वो वहीं के वहीं। पिछले 4 साल से लगातार 2019 से यही खेल चल रहा है। 5वां साल पूरा होने वाला है। इस 2019 से लेकर 2024 अब तो शुरुआत हो गई है। पिछले 4.5 साल में लगभग मात्र SSC ने सिर्फ 1 लाख पद भरे हैं, जबकि वो हर साल का कैलेंडर उसका 1 लाख पदों का भरने का होता था। यानी सीधे सीधे पिछले 4 सालों में उसने 3 लाख पद नहीं भरे। 2019 के बाद चलो 20-21 तो कोरोना काल में काट दिया। 22 की जो भर्ती थी वो नहीं निकली SSC के कैलेंडर की। 23 की भर्ती है वो नहीं निकली, उन पे कोई काम नहीं हुआ। 2019 से सेना में भर्ती बंद है। सिर्फ अग्निवीरों को भर्ती करा के 4 साल के लिए उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया और उसके बाद छुट्टी। अब तुम जाओ मौज लो। 18, 19 साल, 21 साल में भर्ती हो, 25 साल के जब तुम हो जाओगे, जब तुम्हारी सरकारी नौकरी की उम्र भी निकल जाएगी, उसके बाद तुम आराम से अपने पकौड़े बेचना। उनकी नज़रों में पकौड़े बेचना रोजगार है, क्योंकि उनका खुद का कहना है मोदी जी का कि मैं चाय वाला था। तो एक चाय वाले की सोच चाय और पकौड़े से आगे नहीं बढ़ती ना। उन्होंने खुद चाय बेची तो वो चाहते हैं कि मेरे साथ और लोग मिलके पकौड़े बेचें ताकि मेरा चाय का काम धंधा चल जाए। सीधी सी बात है, इसलिए उन्हें पकौड़ा रोजगार लगता है। उन्हें दिखता ही नहीं पकौड़े दिख रहे हैं। मोदी जी को तो सपने में भैया ये चाय पकौड़े दिखते हैं बस। अच्छा, हाँ, क्यों? महिलाएं नहीं दिखती, बेटियां नहीं दिखती, विकास नहीं दिखता, बच्चे नहीं दिखते, और तो और अपनी बीवी भी नहीं दिखती उनको तो। हाँ, ये हालत है। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? ड्राइवरों का हाल बुरा है, लोगों का हाल बुरा है, हाँ। ट्रांसपोर्ट का हाल बुरा है, जो ट्रांसपोर्ट में लोग काम करते हैं वो हाल बुरा है, सबका हाल बुरा है। हाँ। मोदी जी मजा ले रहे हैं, क्या करना उनको, मजा ले रहे हैं। मजा ले रहे हैं वो तो। हाँ। ये बिल पास कर दिया। एक ड्राइवर की तनख्वाह 20,000 से ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 20,000 से ज्यादा नहीं है, और वो 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? गाड़ी मालिक को गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी, तो कहाँ से आएंगे पैसे?
ये जो बिल पास कर रहे हैं ट्रांसपोर्टरों के लिए, जो वहाँ लड़के काम करते हैं या जो भी रिक्शा चालक हैं या जो माल ढोते हैं, सबका हाल बुरा उनका। आज 3 दिन से हाल बुरा है ट्रांसपोर्ट का। कहाँ से आएगा ये? सब मजा ले रहे हैं सब ये। तो क्या लगता है जनता इन मुद्दों पे वोट देगी? जनता कोई मुद्दे दिख रहे हैं? ये राम मंदिर के नाम पे वोट ले रहे हैं और किसी नाम पे वोट नहीं मिलेगा इनको। और बीजेपी ने 40 साल से यही काम करा, राम मंदिर वो करा क्या? यही हुआ है। 1996 से यही चल रहा है इनका। 1996 में बाबरी मस्जिद गिराई इन्होंने। अडवाणी जी जो है ना उसके मेन संचालक थे। मैडम, बीजेपी ने एक काम बुरा कराया, क्या किया? दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट नहीं कराए। क्यों दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, वो काम नहीं कराए इसने। इनको बम ब्लास्ट वाली सरकार चाहिए और इन्हें वो सरकार चाहिए जो पार्लियामेंट में दनादन गोलियां चलवाए। 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में गोलियां चलवाए। इनको वो सरकार चाहिए जो रेहड़ी पटरी वालों का खून पिए। गरीब आदमी जो खाने कमाने के लिए वो सरकार से कुछ नहीं मांगता, अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा के खाता है, उनके ऊपर 1000 की रेहड़ी के ऊपर 4-4 के जुर्माने होते रहे। किसानों की जमीन छीनने वाली सरकार चाहिए। सरकारी जमीनें के ऊपर नाजायज कब्जा कराओ, झोपड़ियां डलवाओ और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सुबह जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। इनको ऐसी कह रहे दिल्ली में अटैक वाली पार्टी। इन्होंने बोला संसद पे हमला करने वाली सरकार चाहिए, ये भूल गए भाई साहब। अब थोड़ा हो सकता है उम्र का तकाजा हो गया उनका। अभी ये 2001 में संसद पे जो हमला हुआ था वो बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ था, भूल गए ये। अभी पीछे जो उसमें लगातार दूसरा जो हमला हुआ था अभी, तब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे और आज मोदी जी हैं जो वो कनेस्टर बम और धुएं वाले बम लेके गए। अभी तक 2 ही हमले हुए हैं संसद पे देखा जाए तो। एक बाकायदा वैसे हुआ था हथियारों के साथ, दूसरा ये धुएं के बमों के साथ, और दोनों के दोनों बीजेपी के शासनकाल में हुए हैं।